कोई बंदा बायोपेलेट और ब्रिकेट्स इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो कौन सी कैपेसिटी से हमें स्टार्ट करना चाहिए? मेरा जवाब है कि आप स्टैंडर्ड लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है वो है रॉ मटेरियल सिलेक्शन। इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो क्या सोलर इसमें हम डाल दे तो वो थोड़ा वायबल रहेगा कि नहीं रहेगा? अगर आप सोलर डालते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये प्लांट ऑटो मोड पे चल सकता है, क्या कर सकती है इसमें सर? यहाँ पर कोई आपको प्रेजेंट देने की जरूरत नहीं है। सबसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा सर? मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या वापस मिलेगा? 18 to 24 मंथ में आपका ROI आ जाता है। इनकम की अगर बात करें तो 25% से लेके 35% तक के रिटर्न्स अभी तक देखे गए हैं। 5-6 गलतियां क्या है जो हमें पहले से ही ध्यान में रख के चलना चाहिए? सबसे पहली, लोग गलती करते हैं रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग। दूसरी गलती लोग करते हैं जनरली मशीनरी सिलेक्शन में। इसके अलावा गलती है कि लोग ट्रेन नहीं होते हैं। चौथी गलती जो लोग कर रहे हैं ना, वो लोग ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। फिफ्थ गलती राजेश भाई लोग ये करते हैं कि काफी कंफ्यूजन में होते हैं, उसको यही नहीं पता होता है कि क्या करना है। मार्केट में मैंने कहीं पे देख लिया, सुन लिया कि पेलेट का प्लांट डालो काफी पैसा मिल रहा है तो डाल दिया, ऐसा नहीं है। थोड़ा रिसर्च करना है। पेलेट्स और ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर क्या देखते हो? फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। अभी तक तो हम 17 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर चुके हैं हमारे मशीन्स, और 450 से ज्यादा अभी तक प्लांट हम लगा चुके हैं। क्या बात है! तो आपने काफी रिन्यूएबल एनर्जी में काम किया हुआ है। पेलेट एंड ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। डोंट स्टॉप, देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। बायोपेलेट और बायो ब्रिकेट्स, ये दो वर्ड हमने काफी बार सुने हैं, और काफी लोग कैसे बायोपेलेट और ब्रिकेट्स का प्लांट डाला जाए उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं। क्या जगह चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना स्टोरेज लगेगा, पेलेट्स और ब्रिकेट्स बनाने के बाद इसको कैसे बेचा जाए, कहाँ बेचा जाए, कौन इसके कस्टमर होंगे, कौन सी मशीनरी चाहिए और किस टाइप की मशीनरी इसमें लगेगी, क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा, ये सारे क्वेश्चन के जवाब के साथ मैं आज आया हूँ राजेश चवनिया, CEO एंड फाउंडर एडवुड कॉर्पोरेशन। आपको मिलाऊंगा ग्लोबल एग्रोटेक इंजीनियरिंग के कैलाश भाई पटेल के साथ, जो हमें इसके ऊपर सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे और एक्सपर्ट है, जो है बायोपेलेट और ब्रिकेट्स इंडस्ट्री के अंदर इनको 14 साल का एक्सपीरियंस है, और हर एक चीज जो है वो इन्होंने समझी है, सोची है, और इसके बारे में इनको एक्सपीरियंस है। तो आज मिलते हैं कैलाश भाई पटेल को। थैंक यू राजेश भाई इनवाइटिंग फॉर मी। और आज हम काफी डिस्कशन करेंगे, आपके सारे सवालों के जवाब के साथ हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उसके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी सवाल हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्यूशन मिल जाए, और बायो पेलेट्स और ब्रिकेट इंडस्ट्रीज में किस तरह से आगे जा सकते हैं उसका हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे। सर मुझे सर ये बताइए कि जब कोई बंदा बायोपेलेट और ब्रिकेट्स इंडस्ट्री में आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो कौन सी कैपेसिटी से हमें स्टार्ट करना चाहिए? 2 TPH करे, 3 TPH करे, 5 TPH करे, कहाँ से स्टार्ट करे? वो एक कंफ्यूजन रहता है सर, तो कहाँ से स्टार्ट करें? राजेश भाई, काफी लोगों के ये सवाल होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें। अगर मेरा जवाब है कि आप 2 TPH से स्टैंडर्ड लाइन से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टमेंट है, मशीनरीज प्रॉपर तरीके से आ जाती हैं। अगर 2 TPH से आप स्टार्ट करते हैं तो थर्मल पावर प्लांट में भी आपको एंट्री मिल जाती है। किसी भी इंडस्ट्रियल में अगर आपको जाना है वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वहां पर भी आपके अपॉर्चुनिटीज आपको वहां पर मिल जाती हैं। तो मैं कहूंगा कि 2 TPH के साथ अगर कोई बंदा है वो स्टार्ट कर सकता है। अच्छा, ये दूसरी चीज ये है कि जब कोई भी इन्वेस्टर हो, जो कोई भी इंडस्ट्री के अंदर, जैसे पैलेट की बात करें या कोई भी इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो कंफ्यूजन ये होता है उनको कि स्टार्ट कहाँ से करें, पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, पहले मशीनरी में फाइंड करूं, रॉ मटेरियल फाइंड करूं, या कैपेसिटी डिसाइड करूं, या लैंड फाइनल करूं। एक ये जो कंफ्यूजन है ना सर, बायो पेलेट और ब्रिकेट इंडस्ट्री में कैसे, इसको आप मेरे को थोड़ा क्लियर करवा दीजिए कि पहला स्टेप क्या, दूसरा किया और तीसरा किया। इसमें सबसे पहला जो स्टेप है राजेश भाई, वो है रॉ मटेरियल सिलेक्शन। अच्छा। क्योंकि जहां पर कोई प्लांट लगा रहा है उसके आसपास के 100 किलोमीटर के रेडियस में कौन सा एग्रीकल्चरल रेसिड्यू अवेलेबल है, सीजनली क्या मिल रहा है, कितना वो स्टॉक कर सकते हैं, वो सारी चीजें। तो सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस बिजनेस का वो है रॉ मटेरियल। अच्छा। इसमें रॉ मटेरियल सिलेक्शन, रॉ मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, रॉ मटेरियल स्टोरेज और रॉ मटेरियल मैनेजमेंट,
4 चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ये ध्यान रखना जरूरी है। इसके बाद रॉ मटेरियल के सिलेक्शन जैसे ही हो जाता है, उसके बाद वो लोग मशीनरी सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका रॉ मटेरियल होगा उसके अकॉर्डिंग ही मशीनरी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। परफेक्ट है। कोई एक्स्ट्रा मशीनरी मत डालिए, ठीक है। तो प्रॉपर मशीनरीज के साथ अगर आप जाते हैं तो आपका एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनता है। अच्छा, इसके बाद आता है मार्केट का सेगमेंट। अच्छा, तो वो तो हम है ही, वो हम पूरी ट्रेनिंग देते हैं किस तरह से पहले सेल करना है, कहाँ करना है, लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। वो सारी चीजें जब हमको लोग मिलते हैं तो हम पूरा स्टेप बाय स्टेप उसको गाइडेंस और ट्रेनिंग देते हैं। सर मुझे आपने अच्छी बात बताई कि कहाँ सेल करना है, तो मुझे ये बताइए कि जनरली जो पैलेट और ब्रिकेट्स के प्लान डाल रहे हैं, फिनिश गुड्स जैसे कि पैलेट और ब्रिकेट हो गया, उसको सेल कहाँ करे, कैसे करे, और मतलब क्या चीज उसको ये डिसीजन लेने के साथ साथ रिसर्च कर लेनी चाहिए? सबसे पहले तो जो मेन यूजर्स, अगर आज की डेट में अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो यूजर्स है वो है थर्मल पावर प्लांट। इंडिया में टोटल 208 से भी ज्यादा थर्मल पावर प्लांट है और गवर्नमेंट भी इस पे काफी काम कर रही है। तो आजकल थर्मल पावर प्लांट है जो पेलेट्स यूज करना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, यस। तो गवर्नमेंट के मैंडेट के अकॉर्डिंग किसी भी थर्मल पावर प्लांट को 5% एज ए को फायर के तौर पे पेलेट यूज करना है। अच्छा, तो वहां पर एक बहुत ही बड़ा मार्केट ओपन हो चुका है इंडिया में। अच्छा, अच्छा। इसके बाद इंडस्ट्रियल मार्केट भी आजकल काफी बूमिंग है, काफी कंपनियां पेलेट यूज करना स्टार्ट कर दिए हैं। ब्लैक कोल के साथ वो भी को फायरिंग के तौर पे यूज कर रहे हैं। और भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज हैं, फूड इंडस्ट्रीज हैं, डेयरी इंडस्ट्रीज हैं, केमिकल है, फार्मा है, वो सारी जो कंपनियां है, वो सारी जो कैटेगराइज हैं, वो सभी आजकल पेलेट यूज कर रही है। मतलब मेरे को ये देखना है कि मैं जिस लोकेशन पे प्लांट डाल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली कौन सी इंडस्ट्री आजू बाजू में है, कौन से थर्मल पावर प्लांट लगे हुए हैं और उसका टेंडरिंग सिस्टम क्या है, वो सारी चीज मेरे को देख के आगे बढ़ना है। सीधा ऐसा नहीं है कि मेरे फ्रेंड ने या मेरे रिलेटिव ने पेलेट्स का प्लांट डाला है तो मैं भी डाल दूं। यस। मार्केट में मैंने कहीं पे देख लिया, सुन लिया कि पेलेट का प्लांट डालो, काफी पैसा मिल रहा है तो डाल दिया, ऐसा नहीं है, थोड़ा रिसर्च करना है। ठीक है, तो मुझे सर ये बताइए कि आपने सजेस्ट किया मेरे फर्स्ट क्वेश्चन पे कि 2 TPH से स्टार्ट करना चाहिए। तो बंदा अगर 2 TPH से स्टार्ट करता है तो क्या लैंड रिक्वायरमेंट है और रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंगली हम लैंड सिलेक्शन करेंगे। तो आप जहाँ पे प्लांट डालना चाह रहे हो तो वहां पे कौन सा रॉ मटेरियल अवेलेबल है, उस हिसाब से हम लैंड फाइनल करेंगे। लेकिन कितना लैंड लेना है मेरे को, कितने लैंड से मैं कितने पॉकेट से स्टार्ट करूं। और मुझे साथ साथ में ये भी बताइए कि अगर मेरे को फ्यूचर में ये कैपेसिटी को एनहांस करना है एक बार सेट हो जाने के बाद, तो उसका भी प्रोविजन अगर मेरे को करना है तो कैसे आगे बढ़े। जो आपका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने लैंड से स्टार्ट करें। अगर आप एक स्टैंडर्ड प्लांट के साथ जाते हैं तो 1 एकड़ से लेकर 1.5 एकड़ तक की आपके पास लैंड होनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये जो बिजनेस है वो है रॉ मटेरियल स्टोरेज का। और हमारे यहाँ इंडिया में 2 ही सीजन आते हैं जनरली। तो क्या होता है कि आपको रॉ मटेरियल स्टोर करना पड़ता है। अच्छा। तो वो स्टोरेज के लिए सबसे पहले जगह चाहिए। मशीनरीज के लिए तो अगर 8 से 10 हजार स्क्वायर फीट का अगर आप शेड बना लेते हैं तो उसमें आपकी मशीनरीज और फिनिश प्रोडक्ट आ जाती है। अच्छा। तो एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट के लिए आपको 1 से 1.5 एकड़ लैंड की जरूरत पड़ती है। अगर इन फ्यूचर अगर आपको उसको एनहेंस करना है, प्रोडक्शन एक्सपांड करना है, तो जो 8 से 10 हजार स्क्वायर फीट का जो शेड है उसमें आप दूसरी लाइन पे बिठा सकते हैं। अच्छा। तो वो आप 5 TPH तक सेम शेड में और सेम जगह पे आप वो प्रोडक्शन कर सकते हैं आराम से। अच्छा, तो 1.5 एकड़ से मैं स्टार्ट करता हूँ तो उसमें अभी 2 TPH का मेरा काम हो जाएगा और 5 TPH तक मैं जा सकता हूँ। करेक्ट। अच्छा, बढ़िया है। तो मुझे सर ये बताइए कि ये जो आपने बोला कि मेन चैलेंज जो है, मैं भी समझ रहा हूँ कि इंडस्ट्री की मेन चैलेंज है वो सेलिंग नहीं है लेकिन रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से मशीनरी डाल देते हो, सपोर्ट भी देते होगे, तो ये सारी चीज आपको देखनी नहीं है, लेकिन मेन देखना है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी और उसका स्टोरेज। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है, कौन कौन से रॉ मटेरियल जो है इसमें जनरली यूज होते हैं और स्टोरेज के लिए क्या प्लानिंग करना चाहिए और उसमें क्या स्मार्टनेस करनी चाहिए सर। सबसे पहले अगर इंडिया में बात करें ना तो वेरियस टाइप ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं। तो इंडिया में अभी सोयाबीन है, मस्टर्ड है, राइस हस्क है, पराली है, कुछ जगह पे कॉटन स्टॉक है। तो
बहुत सारे रॉ मटेरियल होने की वजह से सबसे पहला फायदा तो ये है कि रॉ मटेरियल अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं ना, तो रॉ मटेरियल आपको इजीली भी अवेलेबल हो जाता है। अच्छा अच्छा। तो आप रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप फार्मर से आप मिल सकते हैं, वो भी आप अवेयरनेस ला सकते हैं, क्योंकि काफी फार्मर्स अभी भी रॉ मटेरियल जला रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर आप रॉ मटेरियल के लिए फार्मर से आप कलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप एजेंसी से ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम ग्राउंडनट शेल की बात करें, तो ग्राउंडनट शेल आपको डायरेक्टली ऑयल मिल से मिलते हैं। अच्छा। क्योंकि ऑयल निकालने के बाद जो छिलका बचता है, वो ऐसे रॉ मटेरियल के तौर पे आप उसको यूज करके बहुत ही आगे आप जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको रेगुलर मटेरियल मिलता है, बट सीजनल मटेरियल जो है वो आपको कलेक्ट करके रखना पड़ेगा। तो हर एक एरिया में ऑयल मिल नहीं होगी, तो एरिया वाइज आपको वो पूरा का पूरा एक मैनेजमेंट चेन बिठाना पड़ेगा कि आप कहां पर से रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, उस हिसाब से कौन सी सीजन में कौन सा मटेरियल अवेलेबल है, उस हिसाब से पूरा का पूरा एक प्लानिंग करके स्टोरेज करके आप एक प्लांट शुरू कर सकते हैं। अच्छा, एक जो आपने बताया कि 2 TPH का प्लांट डालना चाहिए, तो मैं 2 TPH पे बात करता हूँ कि उसमें क्या क्या मशीनरी लगेगी और क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होगी, वो थोड़ा आप ब्रीफ दे दीजिए मुझे। अगर 2 TPH की अगर हम बात करें, कुछ एरिया वाइज गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, जो साउथ के और वेस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, उसमें से आप सिंपल मशीनरीज के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, तो महाराष्ट्र में सोयाबीन, कॉटन स्टॉक, कॉर्न्स वैसे वाले मटेरियल्स अवेलेबल है। तो वहां पर आप पैलेट मशीन और हैमर मशीन लगा के आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉल इन्वेस्टमेंट से। अच्छा। पर जैसे ही अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, जैसे कि हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, तो वैसे वाले स्टेट्स में क्या होता है कि वहां पर ज्यादातर मटेरियल है वो है पराली, राइस की पराली। तो वो एक प्रोसेस्ड मटेरियल है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ी सी ज्यादा मशीनरीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले तो पराली है वो बेलिंग फॉर्मेशन में आती है, तो हमें हैमरिंग करने के लिए, पाउडर फॉर्म करने के लिए स्मॉल पीसेस चाहिए, तो वहां पर श्रेडर मशीन लगती है। अच्छा। तो श्रेडिंग होने के बाद वो सीधा हैमर मशीन में चली जाती है पाउडर फॉर्म करने के लिए। फिर भी जो नॉर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमिडिटी वाला एनवायरनमेंट है। अच्छा। तो हमें पैलेट बनाने के लिए जो मॉइस्चर कंटेंट चाहिए वो अप्रोक्सीमेट 10 to 15% चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो फिर हम लोगों को वहां पर ड्रायर भी यूज करना पड़ेगा। अच्छा। तो जैसे ही हैमर मशीन से मटेरियल निकलता है, वो सीधा ड्रायर मशीन में एक प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन के लिए चला जाता है, उसके बाद पैलेट मशीन में। तो ये एरिया वाइज हम कर सकते हैं कि अगर 2 TPH में इतनी मशीनरीज लगेगी, नॉर्थ साइड है तो उसमें से थोड़ी सी ज्यादा मशीनरीज लगती है। बढ़िया। तो मतलब आप जहाँ पे हम कौन सा लोकेशन में डाल रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा निर्भर करेगा कि क्या मशीनरी लगेगी और क्या प्रोसेस लगेगी। तो मुझे ये बताइए कि 2 TPH प्लांट के अंदर मुझे जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन जो लेना पड़ता है वो कितना लेना पड़ेगा? वो भी मुझे लग रहा है कि साउथर्न साइड और वेस्टर्न साइड और नॉर्थ में अलग अलग लगेगा, क्योंकि मशीनरी प्लस माइनस है। और ऑन एन एवरेज कॉस्टिंग क्या पड़ता है मंथली बेसिस पे इनका? अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की, तो 2 TPH में आपको 300 HP से आपका मिनिमम पावर रिक्वायरमेंट होती है। 300 HP से लेके 2 TPH में आपके 550-600 HP तक आपको पावर चाहिए। तो इसमें पूरा आपकी जो मशीनरी जितनी भी आती है वो कवर हो जाती है। तो जनरली अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो डिपेंड करता है मशीनरीज पे। अच्छा। फिर भी जनरली 120 यूनिट से लेके 150 यूनिट के बीच में वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं कोई भी प्लांट। तो अभी हमारे यहाँ जो भी रेट चल रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके आप कर सकते हैं। जैसे कि गुजरात की अगर हम बात करें तो अभी हमारे यहाँ 9 रुपीज प्राइस चल रहा है पर यूनिट। बराबर। तो 120 into 9 रुपीज आप करेंगे तो जो भी अमाउंट आएगी वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी की और इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, तो क्या सोलर इसमें हम डाल दे तो वो थोड़ा वायबल रहेगा कि नहीं रहेगा? सर, अगर आप सोलर डालते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि सोलर से भी वो भी ग्रीन एनर्जी ही है, वन टाइप ऑफ, और यहाँ पर भी हम लोगों को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो आपका जो प्लांट है वो काफी प्रॉफिटेबल हो जाता है अगर आप सोलर डाल देते हैं तो। अच्छा, काफी बार जो मुझे इंक्वायरी आती है लोन के लिए, तो मैं भी सजेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा ज्यादा लोन ले लो, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो इंस्टॉलमेंट में आप रिकवर कर लोगे और आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो मुझे सर दूसरी एक चीज ये समझाओ कि लाइक मैंने एक प्लांट डाल दिया,
लेकिन मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं खुद वहां पे प्लांट चला नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अलग बिजनेस भी कर रहा हूँ, काफी चीजों में लगा हुआ हूँ। तो ये प्लांट ऑटो मोड पे चल सकता है? किस टाइप के मतलब लेबर या तो मतलब मैन पावर चाहिए, स्किल लेवल चाहिए, या इस टाइप के मैनेजर रख लूं, ऐसा कुछ अरेंजमेंट है या क्या कर सकते हैं इसमें सर? डेफिनेटली सर, अगर कोई इन्वेस्टर है वो इस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करके स्किल्ड लेबर के साथ ये प्लांट आराम से चला सकते हैं। यहाँ पर कोई आपको प्रेजेंट देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर कोई स्किल्ड बंदा है, एक अगर आपका नॉर्मल सा कोई अकाउंटेंट है, उसके भरोसे भी आप प्लांट चला सकते हैं, क्योंकि यस, ये बहुत ही इजी बिजनेस है। इसमें कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। आप आराम से एक अकाउंटेंट के साथ आप अपना प्लांट चला सकते हैं। अच्छा, टेक्निकल बंदे की जरूरत ही नहीं है? टेक्निकल बंदे की जरूरत है, वो हम ट्रेन करते हैं। अच्छा, वो आप ट्रेन वो हाँ, वो बंदे को हम ट्रेन करते हैं। वो पूरा का पूरा आपका मशीनरीज का जो भी सेटअप है वो संभालता है। इनवर्ड आउटवर्ड के लिए आपने जो अकाउंटेंट रखा है वो सारी चीजें संभालता है। अनस्किल लेबर की जो जरूरत पड़ती है, जैसे कि पैकिंग करने के लिए, ट्रक लोडिंग के लिए, रॉ मटेरियल फीडिंग के लिए, तो वो अनस्किल लेबर है। वो तो मिल जाएगी, तो वो तो आराम से आपको मिल जाएगी। इस प्लांट में एक ही बंदा स्किल्ड लेबर चाहिए। मतलब जो इन्वेस्टर है, जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम की सोच रहे हैं, कुछ पैसा डाल के कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किसी बंदे को लगा के भी ये प्लांट ऑटोमेशन में ऑटो मोड पे चला सकते हैं। तो सर मुझे ये बताइए कि जब हम इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं, तो मोटा मोटा 2 TPS में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? जैसे लाइक लैंड का कॉस्टिंग तो जो एरिया में हम कर रहे हैं वो हमें पता है कि क्या लगेगा, कंस्ट्रक्शन भी वो तो ठीक है, लेकिन मशीनरी में कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? अगर 2 TPS की मशीनरीज की बात करें तो 50 लाख से मशीनरी स्टार्ट होती है। तो वो किस तरह का आपका रॉ मटेरियल है उसके साथ उसके जो कॉस्टिंग है वो बढ़ती जाती है। अच्छा। तो जनरली अगर आपको 2 TPH के साथ जाना है तो 1.5 CR से लेके 2 CR का इन्वेस्टमेंट होता है, और इसमें आप कंप्लीट प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब 50 लाख से लेके 2 CR, मतलब रेंज भी बड़ी हो गई। तो मुझे लग रहा है कि आपके जैसे कोई एक्सपर्ट की गाइडेंस की भी जरूरत पड़ेगी कि कितना पैसा डालूं और मेरा रॉ मटेरियल क्या है, लोकेशन क्या है, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सर इसमें मोटा मोटा जो भी आपने समझा हुआ है इंडस्ट्री को, और आपने काफी प्लांट भी डाले होंगे, तो उस हिसाब से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा सर? मेरे इन्वेस्टमेंट पे मुझे क्या वापस मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 18 to 24 मंथ में आपका ROI आ जाता है। क्या बात है! यस, तो ROI भी फास्ट है। अगर इनकम की अगर बात करें तो 25% से लेके 35% तक के रिटर्न्स अभी तक देखे गए हैं। क्या बात है सर! मुझे ये बताइए कि जनरली कोई भी जो प्लांट डालते हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो, पेलेट हो, ब्रिकेट्स हो, तो ठीक है, बाकी कोई भी इंडस्ट्री में जब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है, बाद में आता है कि राजेश भाई गलती हो गई, ये मैंने ये करना था और ये कर दिया, वो करना था और ये कर दिया। काफी मिस्टेक के साथ मेरे पास आते हैं लोग। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो के माध्यम से हम लोगों को अवेयर करें कि गलती ही ना हो, पहले से ही थोड़ा रिसर्च करके आगे बढ़े। तो ऐसी 5-6 गलतियां जो बंदा कॉमनली करता है, आपने काफी प्लांट में देखा होगा, बाद में उसका प्लांट नहीं चलता है या कुछ लफड़ा हो जाता है, तो हमें ऐसा कोई गलती ही नहीं करना है। तो 5-6 गलतियां क्या है जो हमें पहले से ही ध्यान में रख के चलना चाहिए? सबसे पहली लोग गलती करते हैं रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग। वो रॉ मटेरियल के रिगार्डिंग पूरा रिसर्च नहीं करते हैं। अच्छा। सिर्फ वो जब भी हमसे मिलते हैं तो सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के बारे में जब लोगों से पूछते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि हम देख लेंगे। अच्छा। मगर इस इंडस्ट्रीज में मेन चीज है रॉ मटेरियल। तो लोग रॉ मटेरियल के सिलेक्शन में सबसे पहली गलती करते हैं। अच्छा। तो ये रॉ मटेरियल की जो गलती है उसमें आप कैसे हेल्प करते हो सर? रॉ मटेरियल में हम इस तरह से हेल्प करते हैं, सबसे पहले तो जब भी कोई बंदा हमसे मिलता है तो उसके साथ हम रॉ मटेरियल के बारे में सारे क्वेश्चंस करते हैं कि उसके एरिया में कौन से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हैं, वो कहाँ पर अवेलेबल हैं, वो सारी चीजें। उसके अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप उसके साथ हम गाइडेंस स्टार्ट करते हैं कि कहाँ से आपको रॉ मटेरियल मिलेगा, आपके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग आपको किस तरह से जाना चाहिए, वो सारी चीजें। दूसरी गलती क्या है सर? दूसरी गलती लोग करते हैं जनरली मशीनरी सिलेक्शन में। अच्छा। क्योंकि यहाँ पर मशीन है वो कोई भी प्रोजेक्ट के हार्ट हो जाता है। वो तो मेन है। यस, तो सारी चीजें हम मशीनरीज के लिए ही कर रहे हैं। शेड भी हम मशीनरीज के लिए बना रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मशीनरीज के लिए, मैन पावर जो यूज कर रहे हैं मशीनरीज के लिए, हम जो भी पैसे लगा रहे हैं सारी चीजें हम मशीनरीज के लिए। सेंटर में तो मशीनरी ही है। सेंटर में हार्ट है वो इस बिजनेस का मशीन ही है।
बराबर है। बट लोग वहां पर गलती कर जाते हैं सिलेक्शन में कि अच्छा। किस टाइप की मशीनरी हमें सिलेक्शन करनी चाहिए। तो वहां पर हम लोगों को एक आसान सोल्यूशन देते हैं, अच्छा उसके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग किस तरह की मशीनरीज उसको लगेगी, अच्छा वही मशीनरीज हम उसको सजेस्ट करते हैं। अच्छा कोई ज्यादा मशीनरीज नहीं, सिंपल एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और नेसेसिटी जो होती है, नेसेसरी मशीनरी होती है, उसके साथ ही हम उसको आगे लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा। इस बात पे मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपको कि आपका मतलब एज ए आप मशीनरी सप्लायर बायोपैलेट और ब्रिकेट्स के जो प्लांट आप सप्लाई करते हो उसमें आपकी यूएसपी क्या है? क्योंकि ये मशीनरी सिलेक्शन की गलती है, उसमें आपने बता तो दिया कैसे काम करता है, लेकिन यूएसपी की कुछ होगी कि दूसरे काफी ऑप्शंस होने के बावजूद आज ग्लोबल एग्रोटेक इंजीनियरिंग को ही क्यों चुना जाए? इसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो प्रॉपर मशीनरीज, हम जो काम कर रहे हैं अभी एक मशीनरीज पे काम कर रहे हैं, किस तरह से मशीन में मेंटेनेंस कम हो। अच्छा। क्योंकि प्रॉफिट दो तरीके से कमाया जाता है। फर्स्ट प्रॉफिट आप यूनिक प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करें, ठीक है, तो ये एक यूनिक प्रोडक्ट तो अभी नहीं है, सभी लोग बेच रहे हैं। सेकंड, वो हमारी जिम्मेदारी आ जाती है कि किस तरह से मशीनरीज में मेंटेनेंस कम हो, ताकि अगर जो खर्च जेब से नहीं जा रहे हैं इनडायरेक्टली वो हमारा प्रॉफिट ही तो है। बराबर है। तो हम मशीनरीज पे काम कर रहे हैं, किस तरह से मेंटेनेंस कम हो, प्रॉपर ट्रेनिंग पे हम काम करते हैं कि हाउ टू रन द मशीन, किस तरह से मशीनरीज चलाई जाती हैं। तो ग्लोबल एग्रोटेक इंजीनियरिंग जो पूरा का पूरा फोकस कर रहा है वो प्रॉपर मशीनरीज पे काम कर रहा है। अच्छा, परफेक्ट है। तो यानी कि रॉ मटेरियल सिलेक्शन जो है वो मेजर गलती हो गई, मशीनरी सिलेक्शन भी गलती हो गई, उसके अलावा कुछ गलती है सर? इसके अलावा गलती है कि लोग ट्रेन नहीं होते हैं। अच्छा। जैसे कि हम जब भी लोग हमसे मिलते हैं हम उसको बोलते हैं कि आप ट्रेन होइए, आप एक बंदा भी ट्रेन करिए या 100 बंदे भी ट्रेन करिए, हमको जितना टाइम लगेगा उतना तो लगने वाला ही है। अच्छा। फिर भी लोग जनरली ट्रेन नहीं होते हैं। तो लोग वहां पर एक गलती करते हैं, अगर ट्रेन हो जाते हैं ना तो उसका जो प्रोजेक्ट है स्मूथली चलेगा। किस टाइप की ट्रेनिंग की आप सर? हाँ, ट्रेनिंग में सबसे पहले तो मशीन मेंटेन कैसे करना है। अच्छा। टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल कैसे लेके आना है। काफी लोग ऐसा है कि वो जनरल मैन्युफैक्चरिंग करते ही रहते हैं, वो नहीं सोचते कि किस तरह की डिमांड है सामने। अच्छा, वो भी देखना है। बराबर, वो भी देखना है। अगर आपके पास 3 टाइप के कस्टमर है, पावर प्लांट है, इंडस्ट्री है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है वो समझनी पड़ेगी। यस, तो वो रिक्वायरमेंट समझने के बाद अगर वो प्रोडक्शन करते हैं तो प्लांट बहुत अच्छी तरीके से चलता है। तो वो रिक्वायरमेंट समझने के लिए रिसर्च करना है, और रिसर्च कैसे करना है वो आप बताइए। वो हम ट्रेन करते हैं पूरा। परफेक्ट। तो मतलब आप मशीनरी तो सप्लाई कर ही रहे हो, लेकिन बंदे को, इन्वेस्टर को मशीनरी बेच के निकल जाने के बदले आप उनको ट्रेन भी कर रहे हो कि भाई आपका किस तरीके से बिजनेस मॉडल चलेगा, कैसे सेल किया जाए, क्या रिसर्च करना है, रॉ मटेरियल के बारे में भी अवेयरनेस दे रहे हो, टेक्निकल बात भी आप बता रहे हो कि मशीनरी कैसे चलाई जाए, क्या मेंटेनेंस करना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप उसको गाइड कर रहे हो। तो सर आपकी यूएसपी सुन के मुझे मजा आया। मुझे सर ये बताइए कि इसके अलावा कुछ गलती कर रहा है बंदा? चौथी गलती जो लोग कर रहे हैं ना, वो लोग ओवरवेलमिंग हो जाते हैं, क्योंकि काफी रिसर्च करके हमारे पास आते हैं, काफी सारी चीजें देख के हमारे पास आते हैं, तो उन लोगों को ऐसा लगता है कि इसमें हाई लेवल का बहुत ही प्रॉफिट है, ठीक है, तो वहां पर भी लोग ओवरवेलम होके आते हैं, तो ये भी एक गलती है। अच्छा, मतलब जो आपको चीजें आपने समझी है उसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी समझिए कि क्या कितना अपना कैपेसिटी है मशीनरी का, क्या खर्चा लगेगा, उसके हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा। लोगों ने बता दिया कि इतना पैसा कमा लोगे आप, इसका मतलब नहीं है कि आपको इतना मिलेगा। करेक्ट, ये बात। तो इस टाइप से मतलब मिसगाइड होते हैं लोग, और उस हिसाब से लोग काफी बार इंडस्ट्री छोड़ के भी चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मैंने देखा है। फिफ्थ गलती राजेश भाई लोग ये करते हैं कि जब लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं तो काफी कंफ्यूजन में होते हैं, क्योंकि काफी रिसर्च करके सारी चीजें देख के वो मेरे पास आते हैं, तो उसको यही नहीं पता होता है कि क्या करना है। तो जब वो मेरे पास आते हैं, मैं उसके साथ 3 से 4 घंटे का टाइम स्पेंड करता हूँ, उसको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप सारी इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ, उसके रॉ मटेरियल पे हम काम करते हैं, उसको पूरा का पूरा एक मेंटेनेंस कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हम उसको दिखाते हैं, उसके रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग कौन सी मशीनरीज होगी उसका हम सिलेक्शन उसको करवाते हैं, उसको पूरा का पूरा प्रॉफिट कैलकुलेशन कराते हैं कि किस तरह से उसका जो बिजनेस मॉडल है वो रन करने वाला है।
और इसके बाद मैं उसको लाइव एक रनिंग प्लांट दिखाता हूँ, अच्छा, या मैं खुद उसके साथ वो प्लांट देखने के लिए जाता हूँ, ताकि एट ए टाइम उसके जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो एट ए टाइम सॉल्व हो जाए, अच्छा, ताकि वो एक पूरी की पूरी एक इंफॉर्मेशन की बकेट लेके जाए और अपना बिजनेस है वो स्टार्ट कर सके। मतलब विथ क्लियरिटी अगर वो स्टार्ट करेगा विदाउट कंफ्यूजन, तो मतलब जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट आएगा, वो बढ़िया आएगा। बढ़िया है। तो मतलब एक क्लियरिटी के साथ बंदा आगे बढ़ेगा, विदाउट कंफ्यूजन अगर आगे बढ़ता है, तो उनको उसका जो प्लांट है, उसका जो बिजनेस है, प्रोजेक्ट है, वो सक्सेस जाएगा ही जाएगा। सर मुझे ये बताइए, जब पेलेट और ब्रिकेट्स की बात करते हैं तो इंडिया में आप पेलेट्स और ब्रिकेट्स मैन्युफैक्चरिंग का फ्यूचर क्या देखते हो? सर अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। ठीक है, अगर हम रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें, सिर्फ मैं पावर प्लांट्स की अगर मैं आपको बात करूं ना, तो 2026 और 27 में अगर गवर्नमेंट किसी भी पावर प्लांट को 7% अगर पैलेट्स यूज करने की बात करें, तो वो 1,24,000 टन एवरी डे की रिक्वायरमेंट है। अच्छा अच्छा। और जब अभी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 29,000 मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है एवरी डे। दैट मीन्स के वहां पर एक बहुत बड़ा गैप है, और आने वाले समय में वो गैप शायद कभी फुलफिल होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो सर मैं फाइनेंस का बंदा हूँ, मुझे तो लगता है ये गैप नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसको अच्छी तरीके से कन्वर्ट करते हो तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी। तो सर मुझे ये बताइए कि देखिए, आज मैं भी एक एज ए कंसल्टेंट काफी लोगों को गाइड करता हूँ और काफी प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते हैं, तो सक्सेस स्टोरी बनती है। यस। और जो सक्सेस स्टोरी होती है उससे एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और किक मिलती है हमें। तो आपकी ऐसी कुछ सक्सेस स्टोरी हो जो आपने प्लान डाला हो किसी का, और जो आपको लगे कि आज यहाँ पे शेयर करनी चाहिए सर, तो बताइए। डेफिनेटली सर, राजेश भाई, मैं अगर एक सक्सेस स्टोरी की मैं बात करूँ ना, तो मैं 2024 दिसंबर 2024 महाराष्ट्र के एक बंदे को मिला था। वो सीए है, अच्छा, बाय प्रोफेशन, बट उसको इस इंडस्ट्रीज में आना था। अच्छा। तो उसको जब हम मिले तो उसको किसी भी तरह का कोई गाइडेंस नहीं था। अच्छा। और उसने रॉ मटेरियल भी कुछ इस तरह का चूज किया था। अच्छा। तो काफी टाइम हो गया, किसी ने उसको एक जो एक गारंटी दे कि आपके रॉ मटेरियल से पैलेट बन सकता है, और वो रॉ मटेरियल भी अभी इतना सस्ता है और काफी अपॉर्चुनिटी भी उसके पास थी। तो वो सबसे पहले तो हम लोगों से मिलने आए। अच्छा। उसके साथ हमने लाइव ट्रायल लिया उसके रॉ मटेरियल से, ताकि उसको एक कॉन्फिडेंट पता चला कि नहीं, मेरा रॉ मटेरियल भी गोल्ड बन सकता है। अच्छा अच्छा, बराबर है। यस। उसके बाद अगर मैं आज मैं बात करूं तो दे आर वेरी सेटिस्फाइड। अभी उसका प्लांट चल रहा है, वो लोग पैलेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और अभी तो शायद नेक्स्ट 3 महीने में वो दूसरा भी प्लांट लगाने वाले हैं। तो उसकी भी बातचीत हमारी हो रही है अभी। दे आर वेरी सेटिस्फाइड, और उसको एक पूरा का पूरा रोड मिल गया कि इसमें किस तरह से वो लोग आगे जा सकते हैं। जब मुझसे मिले थे वो पूरे कंफ्यूज थे। अच्छा। कि हम सबसे पहले तो किसी ने गारंटी ही नहीं दी कि आपके रॉ मटेरियल से पैलेट बन सकता है। अच्छा, और एक सीए जैसे बंदे को, प्रोफेशनल बंदे को गाइड करना और उसका कंफ्यूजन दूर करना, वो भी मजे की बात है, और हमारे लिए प्राउड की भी बात है कि हमने इस टाइप के बंदे को, अच्छा फार्मर आएगा और उनको उनके कंफ्यूजन हो गया तो वो समझ में आएगा। yes, लेकिन इस टाइप के बंदे को कंफ्यूजन है और आपने दूर किया, तो वो डेफिनेटली एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है। सर मुझे ये बताइए कि लाइक कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं इंडस्ट्री के, कि भाई हमारी इंडस्ट्री में तो ये नहीं होगा, ये नहीं चलता हमारे यहाँ, तो ऐसे कुछ मिसकंसेप्शन है जो आपको लगते है कि ये दूर करने चाहिए यहाँ से? सबसे पहले तो जो मिसकंसेप्शन है वो है लोगों के, ये है कि टेंडर में हमारा नंबर नहीं आएगा। अच्छा। यस। अच्छा। जबकि उसकी स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होती है। अच्छा। यस। अगर वो प्रोसेस वो लोग फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वहां पर काफी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, तो ये टेंडर की जो प्रक्रिया है उसमें बंदे को आप कैसे हेल्पफुल होते हो? हम उसको सबसे पहले तो उसके सामने ही टेंडर हम ओपन करते हैं। अच्छा। यस। और उसको एक एक चीज हम उसको समझाते हैं कि किस तरह से टेंडर फिल करना है। अच्छा। कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अच्छा। कितने एनेक्सर्स हैं। अच्छा। वो सारी चीजें उसको हम लाइव प्रेजेंट करते हैं कि ताकि वो कहीं ना कहीं गलती ना करे। अच्छा अच्छा।
तो मतलब इस टाइप का सपोर्ट जो मिल रहा है आपके साइड से, टेक्निकल सपोर्ट हो या टेंडरिंग में टेंडर फाइलिंग का सपोर्ट हो या आफ्टर सेल सर्विस हो, मैन पावर ट्रेनिंग की सर्विस हो, सारी चीजें आप अगर दे रहे हो तो मुझे नहीं लग रहा है किसी बंदे को, किसी इन्वेस्टर को कुछ दिक्कत आए। सर मुझे ये बताइए कि आज तक ग्लोबल एग्रोटेक इंजीनियरिंग ने कितने प्लान डाले हो गए? सर आज तक हम बात करें सिंस 2014 से अभी तक हम 17 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर चुके हैं हमारे मशीन्स, और 450 से ज्यादा अभी तक प्लांट हम लगा चुके हैं। क्या बात है! तो आपने काफी रिन्यूएबल एनर्जी में काम किया हुआ है। थोड़ा ब्रीफ भी दे दीजिए मुझे आपकी कंपनी के बारे में सर। ग्लोबल एग्रोटेक इंजीनियरिंग का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2014 में हुआ था। सबसे पहले हम आए थे ब्रिकेट मशीन में, तो 2014 में हमने ब्रिकेट मशीन से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी थी। इसके बाद 2017 और 18 में हमने रिसर्च करके पैलेट मशीन बनाई थी, और 2020 से कंटिन्यूसली हम पैलेट मशीन्स और उसके प्लांट से साथ में ब्रिकेट के प्लांट भी हैं, वो हम इंडस्ट्री को सर्व कर रहे हैं। बढ़िया है राजेश भाई, मैं भी आपको कुछ सवाल करना चाहूंगा। अच्छा, हम रॉ मटेरियल के बारे में, टेक्निकल के बारे में, मशीनरीज के बारे में काफी डिस्कशन किया, बट जब लोग हमसे मिलने के लिए आते हैं तो उसके भी काफी क्वेश्चंस होते हैं कि जैसे कि कितनी सब्सिडी मिलेगी, अच्छा, कैसे लोन होगा। अच्छा, काफी कस्टमर्स ऐसे भी हैं कि उसका लोन नहीं हो रहा है। अच्छा, और कुछ लोग ऐसे हैं कि सब्सिडी के लिए अप्लाई किया हुआ है बट काफी टाइम हो गया, सब्सिडी ही नहीं मिल रही है। तो ऐसे कौन से रीजंस होते हैं कि सब्सिडी नहीं मिलती है? तो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि टेक्निकली बंदा काफी रिसर्च कर लेता है, काफी चीजों के ऊपर काम कर लेता है, आप जैसे सप्लायर को भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये प्रोजेक्ट करना है, वो भी डिसीजन ले लेता है, लेकिन जब बैंक में जाएगा लोन मिलती नहीं है और प्रोजेक्ट उसका रुक जाता है। तो यहाँ पे कुछ चीजें जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मुझे पता है क्या क्या गलती होती है और क्या करना चाहिए, वो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। पहले तो देखिए, ये जो है वो एक प्रोजेक्ट फंडिंग की बात है, खाली लोन लेने की बात है नहीं। काफी लोग क्या करते हैं कि मैं तो बैंकर को जानता हूँ, मेरे फुआ जी और फूफा जी है वो फलानी बैंक में है, मैं जाऊंगा मुझे लोन दे देंगे, ऐसे होता नहीं है। बैंकर को जानना और बैंक को जानना, ये दो चीजों में काफी अंतर है। आपको ये जानना है कि आप जहां पे प्लान डाल रहे हो उसके आजू बाजू में कौन कौन सी बैंक है। आपको पहले डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सारी चीजें जो हमने आज डिस्कस की वो आ जाती है। कितनी लेन लगेगी, क्या रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का कॉस्टिंग क्या पड़ रहा है, मैं क्या एंड प्रोडक्ट बनाऊंगा, कितनी कैपेसिटी है तो रोज का मेरा प्रोडक्शन कितना होगा, उस हिसाब से मैं कितना बेचूंगा, कहाँ बेचूंगा, ये सारी चीजें डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आ जाती है। तो उसके बेसिस पे जो बैंक है वो डिसीजन लेती है। आपका बैंक लोन यानी कि प्रोजेक्ट लोन लाना है, सैंक्शन करवाना है, मैं बताऊंगा पहले से वो एक स्किल है, यानी कि आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो। देखिए, बैंकर को फ्यूचर पता नहीं है, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या डाल रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, उसके आधार पे वो बंदा आपको 50 लाख से 2 करोड़ आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके ऊपर लोन देने का डिसीजन लेगा। तो ये डिसीजन जो उनको लेना है उसके लिए आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो समझना जरूरी है। आपको डीपीआर बनाना है, डीपीआर के अंदर काफी चीजें डालनी है, ये सारी चीजों को आपने जो रिसर्च किया उसको डालना है। उसके बाद आप प्रोजेक्ट कैसे चलाओगे, जैसे सर ने बताया कि हम ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, ये चीज भी आपको डालना है कि मेरा सप्लायर जो है वो मुझे मेरे बंदों को ट्रेनिंग देगा, हैंड होल्डिंग करेगा 1-1.5 साल तक, जब तक मेरा प्रोजेक्ट ऑटो मोड में नहीं आ जाता तब तक वो मेरे साथ में, ये सारी चीज भी डालनी है आपको। तब जाके बैंक को कॉन्फिडेंस आएगा कि इसका प्रोजेक्ट बनने के बाद रुकेगा नहीं। सेल्स के बारे में हमने बात की कि जैसे किसको सेल करना है, कैसे सेल करना है, तो ये सारी चीजें भी आपको इसमें भी डालनी पड़ेगी और आपको बैंकर को ये समझाना भी है। तो ये सारी चीजों को आप एक बार करोगे, उसके बाद जाना है। इन्वेस्टमेंट भी देखना है कि कितना इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूँ, उसके सामने कितना सेल्स होगा, क्या कॉस्टिंग लगेगा, क्या प्रॉफिटेबिलिटी है, उसके सामने मैं इंस्टॉलमेंट पे कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लाने के बाद दूसरी चीज ये होती है कि बैंकर है ना, वो आपकी नेटवर्क देखता है कि भाई प्रमोटर जितने पार्टनर आप लगा रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म कर ली, एलएलपी कर ली या प्राइवेट लिमिटेड, जो भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन किया उसमें पार्टनर सिलेक्शन में भी आपको देखना है कि सारे, पहला ये सबसे बड़ी गलती सर ये कर लेते हैं कि पार्टनर बन गए 4-5, बैंक में जाएंगे, पता चला कि इसके सिबिल में तो लफड़ा है, सिबिल खराब है, इनका नहीं मिलेगा आपको लोन। तो पहले आप पार्टनर सिलेक्ट करने के टाइम पे देखो कि किसी भी पार्टनर के सिबिल में कोई इश्यू तो नहीं है।
एक ये चीज देखो। दूसरी चीज देखो कि सबका नेटवर्क कितना है। आज आपको बैंक मान लो कि 1 करोड़ का लोन देगा तो देखेगा ना कि 1 करोड़ ये 3-4 लोग इकट्ठा होकर प्लांट कर रहे हैं तो ये भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी। मान लो कि आपका कल से प्लांट ही नहीं चला तो आपकी बाकी की एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, तो नेटवर्थ कैलकुलेट किया जाता है और यह नेटवर्थ के बेसिस पे आपका डिसीजन लिया जाता है कि इनको लोन दे या ना दे। अब गवर्नमेंट की भी काफी स्कीमें हैं, जैसे सीजीटीएमएससी की मैं बात करूं 10 करोड़ तक इसमें अनसिक्योर्ड लोन दिया जाता है। ओके। अब लोग मुझे पूछते हैं कि मैं सिक्योरिटी मुझे कितनी लगेगी, तो सिक्योरिटी भी ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बैंक डिसाइड करती है कि 10% सिक्योरिटी में मैं फंडिंग करूं या 100% लेना पड़ेगा। आज मान लो कि कोई बंदा बैंक में लोन लेने जा रहा है, अब मान लो मुकेश अंबानी जाएगा लोन लेने के लिए तो उसको पूछेगा नहीं बैंक कितना चाहिए, उसका नेटवर्क पता है कितना है, तो उस हिसाब से एक होता है माइंडसेट। मैं लेने जाऊंगा तो मेरा एक बैंक लिमिट बांधेगी कि सर आपको इतना ही मिलेगा, इसके अलावा नहीं मिलेगा। तो सबका प्रोफाइल अलग होता है, सबका नेटवर्क अलग होता है, सारे डॉक्यूमेंट देखने पड़ते हैं। ये सारी चीजों को आप मद्देनजर रखते हुए डिफाइन करो। कभी कभार क्या होता है कि आपने बताया 2 टीपीएस स्टार्ट करना है, अब बंदे को इमोशनल माइंडसेट रहता है कि मेरे फलाने ने 5 टीपीएस से चालू किया तो मैं भी 5 टीपीएस से चालू करूंगा। अब वो उसके चक्कर में प्रोजेक्ट ही आगे नहीं बढ़ता क्योंकि लोन नहीं हो रही है। उसका डॉक्यूमेंट और उसकी प्रोफाइल, उसके पार्टनर की प्रोफाइल कुल मिला के 2 टीपीएस का ही उसको लोन मिलने लायक है, लेकिन वो 5 टीपीएस के पीछे पड़ेगा और आगे बढ़ेगा नहीं। तो ऐसे भी काफी केस मुझे भी आ रहे हैं मेरे सामने, आपको भी आते होंगे। तो हमें ये भी डिफाइन करना है कि मेरा लोन एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसको एलिजिबिलिटी चेक करो। दूसरी चीज ये होती है कि आपका एग्जिस्टिंग बिजनेस सेटअप क्या है, जो भी पार्टनर इनमें लगे हुए हैं उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसका कैश फ्लो क्या है। अब लोगों का बिजनेस अच्छा होता है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है बहुत अच्छा है, लेकिन टर्नओवर है नहीं उसमें, या तो दिखाया नहीं है, नेट प्रॉफिट उसमें दिखाया नहीं है, या तो है लेकिन दिखाते नहीं है, तो ये गलती भी कर रहे हैं लोग। तो आपका एग्जिस्टिंग कैश फ्लो भी होना चाहिए। बैंक को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि अगर ये प्रोजेक्ट में मैं इसको 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ दे देता हूं तो अलग अलग बिजनेस में ये लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ से इसका लोन रीपे नहीं हो रहा है, इन दैट केस अलग अलग बिजनेस के कैश फ्लो से मेरा लोन रीपे हो जाएगा। अगर ये भी कॉन्फिडेंस आ जाता है बैंक को तो बैंक इजीली लोन देती है। बैंक का धंधा ही लोन करने का है, वो लोन देने के लिए ही बैठे है। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं, प्रेजेंटेशन गलत कर देते हैं, डॉक्यूमेंट गलत दे देते हैं, हमने पार्टनर सिलेक्शन में गलती कर दी, या तो हम सिक्योरिटी ऑफर नहीं करते। काफी बार हमारे पास सिक्योरिटी होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है कि हम किस तरीके से सिक्योरिटी ऑफर करें। आप मान लो कि आपका होम लोन चल रहा है कहीं पे, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बात करूं, आपका 2 करोड़ का मकान है, उसके ऊपर 50 लाख का होम लोन है। अब यानी कि आपका 1.5 करोड़ का सिक्योरिटी वहां बैंक में पड़ा ही है। आप वही बैंक से लोन लोगे तो बैंक 1.5 करोड़ तक आराम से आपको लोन कर देगा, या तो आप ट्रांसफर कर लो। काफी ऑप्शंस रहते हैं, उसके लिए हम लोगों को गाइड करते हैं। उसके बारे में काफी चीजें होती है, वो 1-to-1 डिस्कस करते हैं। एक बंदे के प्रोजेक्ट की बात होती है, उसकी प्रोफाइल के ऊपर बात होती है, उसके एग्जिस्टिंग बिजनेस के बारे में बात होती है, कैश फ्लो के बारे में बात होती है। तो आप हमारे जो नंबर दिया गया है हमारे स्क्रीन पे, आप हमारा संपर्क कर सकते हो, जहाँ पे कंसल्टेशन बुक कर लो और हम आपको लोन के बारे में पूरा गाइड करेंगे। और आपका सर कैलाश जी दूसरा क्वेश्चन था सब्सिडी। यस सर। सब्सिडी में मैंने ये देखा है, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि पहले तो बंदे को आप जैसे आपसे मिला तो आपने बता दिया कि ब्रिकेट्स का प्लान डालोगे तो 9 लाख रुपीज आपको पर टीपीएस मिल जाएगा। पैलेट का प्लान डाल दिया तो 21 लाख रुपये मिल जाएंगे। बस इतना ही मालूम होता है कि मिल रहा है, लेकिन कैसे मिलेगा, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, गाइडलाइन पूरा कभी पढ़ा नहीं है हमने। तो हमें बायोमास प्रोग्राम के अंतर्गत ये सब्सिडी मिल रही है, तो पूरा बायोमास प्रोग्राम क्या है, उसकी डिटेल गाइडलाइन क्या है वो समझनी चाहिए, पढ़ लेनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रही है तो काफी कंसल्टेंट है, सीए से पूछो, मेरे जैसे कंसल्टेंट से आप बात करो, कंसल्टेशन बुक करो डिटेल में। आज कंसल्टेशन बुक नहीं करते लोग, वो 1-2 करोड़ का 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लेकिन ये अच्छे मतलब एक्सपर्ट की एडवाइस लेने में पैसा खर्च नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आप एक्सपर्ट एडवाइस ले लो कि भाई मेरे प्लांट में सब्सिडी मिल ही जाए, उसके लिए मेरे को पहले से क्या प्लानिंग करनी है। जैसे मैं आपको बताऊं, एमएनआरई की जो 21 लाख रुपीस की बात करते हैं हम पर टीपीएच की, वो गाइडलाइन में क्लियर लिखा है कि आपको प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले, यानी कि आपका मशीनरी इंस्टॉल हो जाए, आप प्रोडक्शन में आ जाए, उससे पहले इन प्रिंसिपल सैंक्शन के लिए अप्लाई करना है। यस। अच्छा, उसमें भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आपको पहले विदाउट लोन, अगर आपका लोन नहीं हुआ है तो आप ओन फंड से कर रहे हो तो ओन फंड के साथ आप अप्लाई कर सकते हो।
अगर आप लोन लेने के साथ कर रहे हो तो आप विथ लोन सैंक्शन लेटर आपको डालना है एप्लीकेशन। तो पहले आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिया, लोन सैंक्शन किया, उसके साथ एक बैंक का कवरिंग लेटर लगेगा, उसका फॉर्मेट भी दिया गया है गाइडलाइन में। तो उस फॉर्मेट के साथ कुछ अंडरटेकिंग्स है उनके, ये सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करो अच्छी तरीके से, उसको अपलोड करो। आपने प्रोसेस को फॉलो किया, गाइडलाइन को फॉलो किया, तो सर आपको सब्सिडी मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपने क्या किया, समझा नहीं, कुछ आधा अधूरा समझा, उसमें अंडरटेकिंग डालना था, आपने डाला नहीं होता, तो गलती हो जाएगी और आपको सैंक्शन मिलेगा नहीं। तो आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेना है प्रोडक्शन चालू करने से पहले। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तो हालांकि सब्सिडी, आज जब हम पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इस डेट में 31 दिसंबर 2025 को इनका लास्ट डेट था सबमिशन के लिए, एप्लीकेशन सबमिट करना था, तो वो तो आज मिस हो चुका है। नया डेट कुछ अगर आता है तब हम बात कर सकते हैं, या तो नया बायोमास प्रोग्राम अगर अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद वो वापस वो गाइडलाइन समझेंगे, पढ़ेंगे और उसके ऊपर हम आगे बढ़ेंगे। उसके अलावा हमें सर स्टेट गवर्नमेंट का भी काफी सब्सिडी मिलता है। अलग अलग स्टेट में कैपिटल सब्सिडी मिल रही है, इंटरेस्ट सब्सिडी मिल रही है, स्टैम्प ड्यूटी के ऊपर सब्सिडी मिल रही है, आपने रजिस्ट्री करवाया लैंड के लिए तो उसके ऊपर सब्सिडी है, आपने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लाइट बिल की, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात की तो उसमें ड्यूटी लगती है, तो वो विद्युत शुल्क है, वो अभी एग्जम्प्टेड है। तो काफी जो स्टेट गवर्नमेंट भी इस टाइप के प्रोजेक्ट के अंदर प्रोत्साहन दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी गाइडलाइन समझनी है। कुछ स्टेट की गाइडलाइन ऐसी है कि आपको एडवांसमेंट प्रिंसिपल लेना है, कुछ की ऐसी है कि आप प्रोडक्शन चालू करो उसके बाद करना है। तो आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। अगेन ये कंफ्यूजन की बात है, आपने जैसे बताया, तो आपको गाइडलाइन समझना है और उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना है। तो आपको कभी भी कुछ भी क्वेश्चन है तो लिए गए नंबर पे आप टेक्निकल कुछ समझना है, आपको मशीनरी के बारे में समझना है, गाइडलाइन चाहिए तो कैलाश जी का नंबर और उनकी टीम का ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दिया गया है स्क्रीन पे, उनसे बात करिए आप। आपको ये पूरा समझाएंगे, इनकी टीम आपको पूरा गाइड करेगी, विदाउट कंफ्यूजन आप आगे बढ़े। और सब्सिडी और लोन के बारे में कुछ भी समझना है तो मैं और मेरी टीम आपके लिए बैठे, आप कभी भी पूछ सकते हैं सर। और इसके अलावा कुछ प्रश्न है तो बताइए सर। इसके अलावा काफी लोग मुझे पूछते हैं कि इसमें क्या कोलेटरल फ्री लोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये क्या चक्कर है? क्योंकि आज तक मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बैंक क्यों कोलेटरल फ्री लोन देगा। तो एक व्यूअर्स को ये समझाया ताकि उसका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। अगेन सर सेम मेरा वैसे आंसर तो आ ही गया, लेकिन रिपीट कर देता हूँ कि CGTMSE की मैंने जो स्कीम की बात की उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बॉडी है वो आपके बदले, आप जो कोलेटरल दे रहे हो उसके बदले वो गारंटी दे रही है, उसका अगेन में आपको कुछ फी देनी है। कोई बैंक 1% लेती है, कोई 1.5% लेती है, तो वो अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज है। तो वो चार्ज के अगेंस्ट में आपकी कोलेटरल सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है, ऐसा समझो। तो आपको 10 करोड़ तक का तो कोलेटरल फ्री लोन हो सकता है। गवर्नमेंट की स्कीम है 50,000 करोड़ से ज्यादा इस स्कीम के अंतर्गत फंडिंग दी गई हुई है अब तक। इसका मतलब ये हो तो रही है लेकिन आपको नहीं मिल रही है। तो आपको क्यों नहीं मिल रही है? आपने गाइडलाइन नहीं समझी है, या तो गाइडलाइन के हिसाब से आपका केस बैठ नहीं रहा है, तो कहाँ पे इश्यू है वो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आप जाओगे तो आपको भी मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? 50,000 करोड़ गवर्नमेंट के थ्रू दिया गया है CGTMSE के अंतर्गत, आप गूगल करो आपको मिल जाएगा डेटा, तो आपको भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। और सिक्योरिटी भी देखिए 0% से लेकर 100% तक मैंने जैसे बताया मिल सकता है। तो आपका केस कहाँ पे बैठ रहा है? आपको 100% कोलेटरल फ्री मिल रहा है तो उस हिसाब से हो जाएगा। आपका केस इस टाइप का नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट इस टाइप की सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपको 20% देना पड़ेगा, 50% देना पड़ेगा, 100% भी देना पड़ता है कभी कभार। तो आपके केस पे, आपके प्रोफाइल पे, आपके पार्टनर्स की प्रोफाइल पे, उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस का केस फ्लो क्या है, आपकी नेटवर्क क्या है, प्रोजेक्ट का लोकेशन क्या है, सारी चीजों को ध्यान में पूरा देखेंगे। उसके बाद डिसाइड होगा कि आपको कितने कोलेटरल पे लोन मिलेगी और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा और कैसे मिलेगी। तो व्यूअर्स मेरा कहना यही है कि आपको अगर सब्सिडी के रिगार्डिंग, लोन के रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेरी हो तो राजेश जी का कांटेक्ट करिए और आपके जो भी क्वेश्चन है सारी इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और अगर आपको कोई टेक्निकल या तो मशीनरीज के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो आप हमें और हमारी टीम को, ग्लोबल एग्रोटेक इंजीनियरिंग को, आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपको पूरा गाइड करने और प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन देने में। तो आपके साथ आज की ये जो बातचीत की हमें बहुत मजा आया। मुझे सर मेरे जो व्यूअर है, हमारे जो व्यूअर हैं, उनको इस वीडियो के माध्यम से आप कुछ मैसेज देना चाहते हो तो सर आप दे सकते हो। मैं बस यही कहूंगा कि डोंट स्टॉप,
देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटी, ग्रैब इट। तो हम साथ में मिल के आज ये अवेयरनेस कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि भाई कौन से बिजनेस में आना चाहिए। काफी लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे पास इतने इन्वेस्टमेंट है, हम कहाँ पे लगाए। तो आपके जैसे काफी जो टेक्निकल बंदे हैं, एक्सपर्टाइज बंदे हैं, जिनका एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में, अलग अलग इंडस्ट्री में, वो वेदर इट इज बायोपेलेट इंडस्ट्री हो, सीबीजी प्लांट हो या बायोफ्यूल हो, इथेनॉल की बात करें हम, या फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो, कुछ भी हो, तो हम इस टाइप के कैलाश भाई जैसे टेक्निकल और एक्सपर्ट लोगों को लाएंगे, उनके साथ बात करेंगे और इस टाइप की वीडियो के माध्यम से इन्वेस्टर को क्लियर करेंगे कि क्या, कहाँ से स्टार्ट करे, क्या करे, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, सारे प्रश्नों के हम जवाब देंगे। साथ साथ में जो मेरी एक्सपर्टाइज है, लोन और सब्सिडी के बारे में भी हम बात करेंगे कि कितनी लोन मिलती है, सब्सिडी कितनी मिलती है, सारी चीजें हम बात करते हैं। तो इस टाइप के हमारे जो वीडियो है वो कंटिन्यू हम आपको देते रहेंगे। आपने बात की कि प्लांट विजिट करवाते हो, मैं चाहूंगा कि फ्यूचर में हम आपके जो बनाए हुए प्लांट हो या तो आपके प्लांट पे भी आए और एक वीडियो बनाए और लोगों को बताए, लाइव बताए कि ये चीज होती है। तो आज के इस पॉडकास्ट को देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं राजेश सवनिया, CEO एंड फाउंडर एडवोट कॉर्पोरेशन राजकोट।